सलाम तेरी। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़ या नया जलोढ़। इससे पहले की जो बातें हैं वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो, ज्योग्राफी के पिछले वाले वीडियो में जाओगे वहाँ पर हमने की है, तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरातन जलोढ़ यानी कि पुराना जलोढ़, एक होता है नई जलोढ़। तो दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है और इसे बांगर कहा जाता है। अगर पुराने जलोढ़ की बात करेंगे तो पुराने जलोढ़ में किसकी मात्रा अधिक होती है? कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है। कंकर और बजरी, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है बजरी जो देख रहे हो वो बजरी है, और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसको कंकर बोलते हैं। तो पुराने जलोढ़ में कंकर और बजरी की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है, और इसे बांगर भी कहा जाता है। ठीक है। नए जलोढ़ की बात करेंगे, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ किसको बोलेंगे? तो नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं और इसे खादर कहा जाता है। नवीन, अब नए जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग खादर। तो पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं? पुराने जलोढ़ को बोलते हैं बांगर, नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर। पुराने जलोढ़ में जो है कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होता है, जबकि नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं जिसमें बालू और मृतिका का मिश्रण होता है, जिसमें बालू और मृतिका पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में यहाँ पर देखेंगे पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की अधिकता होती है। जब भी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे उसमें पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि ये सब जो है अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होता है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ क्या होगा? कमी होगा। अब एक नज़र हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पोटास का क्या काम है। पोटास फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े व्याधि आदि से बचाने में मदद करता है। जो मिट्टी में पोटास पाया जाता है ना, वो क्या करता है? सूखा, ओला, कीड़ा इत्यादि से फसलों को बचाने में यानी पौधों को बचाने में सहायता करता है। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। जड़ को भी मजबूत करता है पोटास, जिससे कि जड़ आसानी से नहीं उखड़ता है और फसल अच्छा होता है। पोटास के प्रयोग से पौधे की कोशिका दीवारें मोटी होती है और तने के कोष्ठ की परतें में वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप फसल गिरने में रक्षा होती है। मतलब क्या जड़ के साथ साथ पूरा पूरा पौधा जो है ना वो एक तरह से मजबूत बनता है, इसकी कोशिकाएं मोटी बनती है, जिसके कारण पौधे जो है वो हष्ट-पुष्ट होता है यानी अच्छा होता है। तो पोटास का प्रयोग हमने देख लिया। पोटेशियम कार्बोनेट का क्या प्रयोग है? तो यह पौधे को गहरा रंग प्रदान करता है, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। पौधे को रंग, जो गहरा रंग यानी जो भी उसका कलर है उसको और गहरा करेगा, साथ ही साथ वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देगा यानी कि पौधे को बढ़ने में सहायता करेगा। अनाज तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। जो भी अनाज वाली फसलें तो जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। यह दाने के बनने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो दाने बनता है ना, अगर वहां पर पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है तो दाना ज्यादा जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। अब आ जाओ एक नजर देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या हम उगा सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं क्या क्या, जरा बता दो हमको। जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं दलहन, ठीक है, दलहन उगा सकते हैं, उसके बाद मक्का उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं। ये सारी फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। तो सवाल उठता है गहन कृषि बोलते किसको है? ये भी तो पता होगा तब ना, जब गहन कृषि तो की जाती है, लेकिन गहन कृषि होता क्या है? तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है। मतलब जो भी हम जीने के लिए खेती करते हैं, पौधे लगाते हैं जिससे कि हमको अन्न मिले, धन मिले, वो खेती का एक प्रकार है, जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ की जनसंख्या अत्यधिक होता है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। ये श्रम साध्य कृषि है, मतलब गहन कृषि में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और गहन कृषि में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैविक, ये बोल सकते हैं रासायनिक, जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई, यानी कि तरह जितने भी सिंचाई तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जो रासायनिक उर्वरक है उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ये मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी, यानी जिसमें वैसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग दियारा बोलते हैं।
दियारा भूमि में क्या है कि मकई की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट पढ़ना है हमको काली मिट्टी। काली मिट्टी किसको बोला जाता है? इस प्रकार की मिट्टी में मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काली मिट्टी का रंग काला इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लोहे के अयस्क के कारण होता है। यानी कि काली मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम का अयस्क पाया जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, जिसके कारण काली मिट्टी काला दिखता है। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद भाई साहब काली मिट्टी में खेती किसकी करेंगे? तो काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है या उपयुक्त मानी जाती है। देखो कपास के पौधा भी है यहाँ पर, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास की खेती, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि काली मिट्टी में कौन सी फसल की खेती की जाती है, या काली कपास मिट्टी किसको बोलते हैं। काली मिट्टी में मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, देखो काली मिट्टी में सबसे पहली बात तो हमको देखना है यहाँ पर काली मिट्टी कितना क्षेत्र पर है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैला हुआ है भारत के अंदर में। दूसरा बात है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से यहाँ पर देखो काली मिट्टी दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण मूल सैन एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के टूटने से हुआ, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। तो ये देखो काली मिट्टी का निर्माण जो है ना मूल सैन यानी कि मूल चट्टान से हुआ है, साथ ही साथ ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के टूटने से यानी बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एक तो काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और बात है काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी में जो है ना नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब अगर पानी दोगे तो इसमें पानी को खींचने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, पानी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी में क्या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक है? तो काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, किंतु इनमें फास्फोरस की कमी होती है। देखो कौन कौन पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट ये मौजूद होता है, लेकिन इसमें कौन नहीं होता है? तो फास्फोरस की कमी होता है। प्रश्न पूछ दे कि काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है, तो फास्फोरस नहीं होता है। कौन सा पोषक तत्व होता है? तो कैल्शियम, यहाँ देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट इसमें होता है। गर्मी के दिनों में काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जबकि पानी पड़ने पर यह चिपचिपी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर यह समस्या वाली बात है। गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाएगा तो ये इसमें दरारें फंस जाएगी, ये फटने लगेगा मिट्टी, ठीक है, जबकि पानी डालोगे तो ये चिपचिपी हो जाएगा, जिसके बाद जुताई इसका करना असंभव हो जाता है। गन्ना के अलावा इसमें गेहूं की फसलें की जा सकती है। देखो कपास तो होता ही है काली मिट्टी में, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके अलावा गन्ना भी हो जाता है और गन्ना के अलावा गेहूं की फसल भी काली मिट्टी में की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, लाल एवं पीली मिट्टी किसको कहते हैं? लाल एवं पीली मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में अग्नेय चट्टान द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना है हमको कहाँ पर हुआ है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर जो है लाल एवं पीली मिट्टी का विकास हुआ है। दूसरा बात, आग्नेय चट्टान द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसका? लाल एवं पीली मिट्टी का। लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे की मात्रा के कारण होता है। किसके मात्रा के कारण? लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे की मात्रा कारण होता है। पानी डालने पर लाल मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसको लाल पीला मिट्टी बोलते हैं। तो दो बात याद रखना है, लोहे के कारण यह लाल होता है, पानी डालने पर पीला हो जाता है, इसलिए इसे लाल पीला मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार चट्टानों के टूटने और रूपांतरित होने से हुआ है। मतलब दो प्रकार की चट्टान, एक तो ग्रेनाइट और दूसरा नीस है ना, नीस जैसे रवेदार चट्टानों के टूटने और बदलने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार देखेंगे, लाल मिट्टी का विस्तार है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि, भारत के अंदर 7.2 हेक्टेयर भूमि पर लाल मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में लाल मिट्टी पाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं, जाहिर सी बात है, उर्वरक का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ उर्वरकों का प्रयोग करके सिंचाई की उचित व्यवस्था करके
इसमें खेती की जा सकती है। और जब इतना व्यवस्था कर लेंगे तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि की खेती की जा सकती है लाल पीली मिट्टी में। नेक्स्ट है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है आप देख लेते हैं बात। सबसे पहले बात देख लेते हैं, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ईट। किसका हुआ है? लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ ईट होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर गर्मी अधिक होगा, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा, ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी मिलेगा। लेटराइट मिट्टी कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। देखो, पृथ्वी का ऊपरी परत जो है ना, जिसमें सूक्ष्म जीव वगैरह पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है और अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अवगठित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और तापमान चूंकि ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है तो जो भी ह्यूमस के साथ जो भी बैक्टीरिया होता है, जो ऊपरी परत में जो भी बैक्टीरिया है, जो ह्यूमस बनाने के लिए भी जरूरी होता है, वो सारा क्या होता है? अत्यधिक गर्मी के कारण मर जाते हैं। एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम और लोहे के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अब पूछेगा लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल क्यों होता है? एल्यूमिनियम और लोहे ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये याद रखना है, लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखना है हमको, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा, यानी कहवा का मतलब कॉफी होता है, का उत्पादन लेटराइट मिट्टी में किया जाता है। यानी लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफी का उत्पादन भी किया जाता है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे राज्यों में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती भी की जाती है। यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती की जाती है। आगे देखना हमको, मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण लंबी गर्मी, कम वर्षा वाले ह्यूमस रहित बालू वाली मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। मतलब देखो, जहाँ पर वर्षा कम होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, ह्यूमस नहीं होगा, ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होगा। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है, या तो लाल होगा या हल्का भूरा होगा। यह मिट्टी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ से देख लेंगे, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। खनिज नहीं होता है इसमें। ठीक है। सिंचाई की उचित व्यवस्था करके इसमें कपास, चावल इत्यादि की खेती की जा सकती है। तो मुख्य रूप से हम सिंचाई की अगर पानी की उचित व्यवस्था कर ले तो इसमें भी हम खेती कर सकते हैं, चावल, कपास इत्यादि खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय मिट्टी क्या है? देखो, पर्वतीय मिट्टी अधिकतर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। जाहिर सी बात है, पर्वतीय मिट्टी तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो मिलेगी, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, पर्वतीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर इस मिट्टी की प्रकृति अलग अलग होती है। इस मिट्टी का प्रकृति मतलब गुण अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। बर्फीले क्षेत्रों में इन मिट्टी का अपरदन हो जाता है और यह अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं। तो जो भी बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पर ये अम्लीय होते हैं और ह्यूमस रहित होते हैं, जबकि नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होते हैं। जबकि जो नदी घाटी वाला क्षेत्र होता है उसमें ये मिट्टी उपजाऊ होता है। नदी घाटी में इस मिट्टी में चावल एवं आलू की खेती की जा सकती है। जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें नदी घाटी वाले क्षेत्र में, जहाँ से नदी बहती है, ऐसे क्षेत्रों में चावल एवं आलू खेती की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखना है, भारत में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमको देखना है। भूमि उपयोग मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, भौतिक एवं मानवीय कारक। तो भूमि का उपयोग किस प्रकार से होगा, इसका दो बातों पर निर्भर करता है। पहला एक तो है कि भौतिक कारक, यानी कि किस प्रकार का क्षेत्र है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, समतल है, क्या है। दूसरा है मानवीय कारक, मानव के रहने लायक वो भूमि है यानी कि नहीं, मानव वहाँ पर रह सकता है, अपना जीवन चला सकता है कि नहीं। इन दो बातों पर जो है भूमि का उपयोग निर्भर करता है। देखो, भौतिक कारक के अंतर्गत क्या होता है? भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक कारक में क्या क्या आ जाता है? भू आकृति मतलब पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब। जलवायु, कितना गर्मी, कितना ठंडा है। मृदा यानी मिट्टी किस प्रकार का, ये सब शामिल किया जाता है।
जबकि मानवीय कारक के अंतर्गत मानवीय कारक क्या क्या, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा, ये सब शामिल किया जाता है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब भारत में जितना भूमि है ना, उसका 93% ही उपयोग किया जा रहा है, ऐसा आंकड़ा है। मतलब 7% भूमि का कोई ब्यौरा नहीं है भारत गवर्नमेंट के पास भी। पंजाब एवं हरियाणा के कुल भूमि के 80% भाग पर खेती हो जाती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 10% से कम भाग पर खेती होती है। तो देखेंगे पंजाब और हरियाणा में 80% भागों पर खेती हो जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अंडमान निकोबार में जाएंगे तो 10% से भी कम यानी 90% भूमि ऐसे बचा रह जाता है। किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके 33% भूमि पर वन का होना आवश्यक है, तो केवल 20% वन का विस्तार है। अच्छा, यहाँ पर देखो, किसी भी देश के अंदर यानी कि हमारे देश में जितना भी भूमि है उस पर कम से कम 33% पर तो वन होना चाहिए पर्यावरणीय दृष्टि से, ताकि हमारा वातावरण साफ रहे। लेकिन हमारे देश के अंदर केवल 20% भूमि पर वन है, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ा रहा है, और ये चिंता का विषय है। भूक्षरण एवं भूमि संरक्षण। भूक्षरण क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। मिट्टी का अपने स्थान से विभिन्न कारणों के कारण हट जाना भूक्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी का जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत होता है, वो कई बार बाढ़ के कारण, कई बार हवा आने के कारण ऊपर से हट जाता है, जिससे जो नीचे वाला मिट्टी होता है वो उपजाऊ नहीं होता है। इसको हम लोग भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पवन हो सकता है, जल हो सकता है, हिमानी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, समुद्र की लहरें हो सकता है। ये सारी मिट्टी को हटाने का काम करते हैं। कई बार गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों से मिट्टी नीचे खिसकने लगती है। ठीक है, पहाड़ी ढलानों, जो बड़े बड़े पहाड़ होता है, उससे मिट्टी खिसक करके नीचे चली जाती है। भारत में विभिन्न कारकों से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। ठीक है, अलग अलग कारणों से, जैसे भूमि अपरदन हो गया, पहाड़ का टूटना हो गया, बाढ़ हो गया, इन सभी कारणों से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का खराब होना, यानी उपजाऊ नहीं रह जाना। इसका क्या कारण है? तो पहला कारण देखो, वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, मतलब वनों की कटाई बोल सकते हैं। जो वन कटता जा रहा है जिससे भूमि खराब होता जा रहा है। अति पशुचारण मतलब पशुओं का अधिक चराने से भूमि का नुकसान हो रहा है। खनन, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस सब को भूमि से निकालने के लिए हम खुदाई करते हैं, कोयला निकालने के लिए खुदाई करते हैं, जिससे भूमि का प्रयोग खत्म होता जाता है, यानी कि उसका जो है उपजाऊपन खत्म होता चला जाता है, वो भूमि को नुकसान होता है। चलो जी, यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चलो, ये था हमारा भूमि और संसाधन। अगले चैप्टर में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जो हमारा अगला अध्याय है उसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।